हमारे वैज्ञानिक और हमारे पदाधिकारी लोगों ने दिन रात परिश्रम करके खेती में जो अपना पसीना बहा रहा है वो किसान के पक्ष में खड़े हैं और किसान के लिए कह रहे हैं, भाई आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए हम यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। ये अति प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है, ये आवश्यक है। किसान अकेले नहीं है, किसान के साथ पूरा देश खड़ा है। अन्नदाता सुखी भव, ये हम कहते आए हैं सदियों से। जब अन्नदाता दुखी हो जाता है फिर समाज में खुशी नहीं हो सकती। ये ऋषि कृषियों का देश है, हमें लौट के उन पद्धतियों को अपनाना है जिससे कृषि का उत्पाद अधिक हो सकता है। अब सूचनाएं बहुत कम है, सब किसान इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। वो एक परंपरागत जो भी चल रहा है उसको चलाते आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे जो पुराना परंपरा जो चली आ रही है उससे हम बहुत दूर आ गए। नैसर्गिक खेती करना तो करीब करीब भूल ही गए। जब हम नैसर्गिक खेती की ओर ध्यान देते हैं, बहुत बड़ा एक क्रांति कृषि के क्षेत्र में होने लगा। आज दुनिया में हर देश में नैसर्गिक कृषि का बहुत बड़ा जोर है। हमारे यहाँ सदियों से करते आए, इन्हीं बीच में कुछ शतकों से हम वहां से हट गए थे अधिक उत्पादन के विषय से, मगर हमारा जमीन को हमने विस्फोरित कर दिया। आपने बताया अभी जैसे हमारा जमीन जो है आज अनिमिक हो गया है। अनिमिक समझते हैं, जिसमें रक्तहीन हो जाना, कमजोर पड़ जाता है जमीन। तो इसको पुनरुद्धार करने के लिए हमें फिर ऋषि कृषि क्या है? नैसर्गिक कृषि, केंचुओं को रहने देना है, गौ आधारित कृषि पर ध्यान देना है, और साथ साथ हमारा भोजन की जो पद्धति है इसमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ये सुनकर बहुत हर्ष हुआ अभी कैसे कुपोषण को दूर करने के लिए हमारी ये संस्थाएं काम कर रही है। ये कुपोषण प्राकृतिक नहीं है, ये हमारी जो जीवन शैली में बदलावट लाने से ये ठीक हो जाता है। हमने अपना जीवन शैली से कुपोषण में आ गए। आप देखिए खाना में भोजन करना तो क्या कर, सब्जी, आलू, टमाटर, बैंगन कुछ लिखते बेगुन, इसीलिए बैंगन कहते ना। अधिक से अधिक लोग इन्हीं सब्जियों का उपयोग में रखते हैं और कुपोषण नहीं तो और क्या होगा। खूब सारे चावल खा लेते हैं, रोटी खा लेते, गेहूं खा लेते, मगर उसके साथ जो क्या न्यूट्रिशियस क्या चीज चाहिए, पौष्टिक आहार क्या होनी चाहिए, उस पर नहीं ध्यान देते हैं। मैं ये माताओं के लिए भी यहाँ आह्वान देता हूँ, माताएं आए, ये हमारे वन विभाग से, ये हॉर्टिकल्चर विभाग से सीखें। कटेल एक ऐसा है, कच्चा कटेल को हम काट के कभी कभी सब्जी बना देते, महीने में एक बार और 2 महीने में एक बार, या कभी कभी सीजन। यहाँ दक्षिण में तो कटेल को पका के खाते हैं, उसके बीज में आज देखिए चॉकलेट बनी। इसको आज अमेरिका ने इतने वर्ष के बाद, अभी पिछले साल या 1.5 साल पहले, इसको सुपर फूड के नाम से वहां चलाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ ये सुपर फूड पता नहीं कब से सदियों से आ रही है, हमने इस पर ध्यान नहीं। अरे भाई, हर किसान अपने खेती में 1-2 कटेल का पेड़ वृक्ष लगा दे, वो वृक्ष आपका कुपोषण को दूर कर देगा। हर घर में एक कटहल का वृक्ष होनी चाहिए। गांवों की बात कर रहा हूँ। शहरों में हर घर में तुलसी की होनी चाहिए पेड़,
एक पॉट में नींबू नींबू रखना चाहिए हमें। अपने घर में सब उपजना शुरू करें कि हमारा देश शक्तिशाली बन के आगे निखरेगा। ऐसा ही सेजल, मुरुंगा कहते हैं तमिलनाडु में, तमिल में मुरुंगा मुरुंगा कहते हैं, कन्नड़ में दुग्गे कहते हैं, दुग्गे इन सब चीजों को उपयोग करना चाहिए। भी सुपर फूड है। हमारे खून में जो कुछ भी है वो सब सहजल के पत्ते में है। आज वैज्ञानिकों ने ये बात कही है। हर किसान यदि अपने खेत में सहजल रखेगा तो कुपोषण कहाँ भाग जाएगा, रहेगा ही नहीं। सहजल का उपयोग करें। डांटा बोलते हैं जिसको, सहजल, डांटा, डुग्गे काय बोलते हैं, मुरुंगा, तमिलनाडु में मुरुंगा काय बोलते हैं, दुनिया भर में उसको मुरुंगा ही कह रहे हैं। ये मुरुंगा का पाउडर, छोटे से पैकेट में इतना पाउडर मिलता है तो $30 में 50 ग्राम मुरुंगा, और वो भारतीय चीज है। साथ ही साथ में यहाँ के विज्ञानियों को ये भी मैं अनुरोध करता हूँ विज्ञानियों से, आप आयुष डिपार्टमेंट को भी साथ में लेके काम करें, शोध का काम करें। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, पौधे हैं, पत्ते हैं, इनके बहुत गुणवत्ताएं हैं, मगर लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रख रहे। बहुत सारी जो जड़ी बूटी है, हर्ब्स है, ये सब चीजों को अभी उगा भी नहीं रहे हैं। ये भी एक कमर्शियली बहुत वायबल होगी। लोगों को जंगल में नहीं जाना पड़ेगा। अश्वगंधा हो, शंखपुष्पी हो, इस तरह से तरह तरह की जो अश्वगंधा, देखिए कोरोना में कहते कितना लाभकारी हुई है अश्वगंधा। ऐसे अमृत, गुडुचि, ये सब हम गुडुचि और अमृत का जो असर है अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया। सिर्फ भारत का नहीं, फ्रैंकफर्ट इनोवेशन सेंटर जो जर्मनी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र है, वहां उन्होंने ये सिद्ध किया है 85% कोरोना का इनहिबिट ये कर सकती है। क्या? हमारे अश्वगंधा, हमारे कबासुर और हमारे ये गुडुचि, अमृत, गिलोया सत्वा जिसको कहते हैं। इस तरह से हमें जो कुदरत ने इतना बड़ा संपत्ति इस देश को दिया है, इस पर हमें गर्व रखना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए और इसको घर घर पर पहुंचाने की भी प्रयत्न हमें करना आवश्यक है। इस दिशा में जो भी करना हो, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, ताकि हम चाहते हैं किसान मुस्कुराते रहें, जो सबका अन्नदाता है वो सुखी रहे, तभी जाके इस देश स्वस्थ रह पाएगा। ऐसा ही तरह तरह के फल, तरह तरह के सब्जियां हैं हमारे देश में, इन सब का उपयोग हमें करना पड़ेगा। सिर्फ एक आलू, बैंगन, टमाटर नहीं है। देशी जो सब्जियां हैं इसको उपलब्ध कराएं। अब हाँ, किसानों को लगता है कि इससे कोई मुनाफा नहीं होता है, नहीं। मल्टी क्रॉप जो एक पद्धति हमारे देश में पहले थी, उसको हमें फिर लागू करना आवश्यक है। माने कई फसल के साथ कई चीजें साथ साथ में लगा देना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अच्छा ट्रैक्टर चलाना हो या कुछ करना हो, मशीन लगाना, बाकी बीच में इधर उधर पेड़ रहे तो मुश्किल हो जाएगा, सब एक ही तरह से लगा दो। भाई सबका उपाय निकल जाता यदि हम सोचते हैं। हर खेत में, हर गेहूं के खेत में, रागी के खेत में 2-4 पेड़ होना ही चाहिए, फल देने वाले पेड़, और किसान को भी उसके नीचे बैठ के विश्राम करने के लिए भी मिलेगा। और वृक्ष होने से बारिश भी आने लगेगी, अकाल नहीं पड़ता है। हमारे देश में कितने तरह के पुष्प हैं,
यहाँ दक्षिण में पूजा विधान में है, कोई गणपति की पूजा हो, स्वर्ण गौरी की पूजा हो, वरमहालक्ष्मी की पूजा हो, तो एक फूल से काम चलता है। वहाँ 16 तरह की फूलों से पूजा करनी पड़ती है, ताकि हर एक फूल के साथ एक नाम लेके पुष्प का समर्पण करते। ये सब पद्धति में क्यों रखा? ताकि हम वो सब फूलों को उगा पाए। आप ये तो बात नहीं देखते, आप दिल्ली में देखेंगे गेंदे का फूल एक ही मिले, या कभी गुलाब का मिल जाता है, कभी कभी सुगंधराज, रजनीगंधा का कभी मिलता। इसको छोड़ के तरह तरह के फूल, जो देसी फूल है, आजकल डेकोरेटिव फ्लावर्स जो विदेश से हम ले आए वो तो मिल जाता है, पर देश में उगाते थे चंपा है, चमेली है, इस तरह से तरह तरह के फूल, उस पर भी हमारा ध्यान वापस लौटना पड़ेगा, लौटाना आवश्यक है। तो इस तरह से फूल, फल और पत्तों को हम जब सम्मान करते हैं, उनकी खेतियों को बढ़ाते हैं और उन पर शोध करते हैं, जो शोध किया हुआ है उसको किसान तक पहुंचाते हैं, तब हमारे देश अपना पुरातन वैभव में फिर चमकने लगेगा। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आपने बताया कि 50,000 किसान तक पहुँचे हैं, मैं इससे खुश नहीं। बेसिकली मैं चाहूँगा 50 लाख किसान तक पहुँचे। और आप कह रहे हैं धनंजय जी इस साल होगा, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है, ये होगा, होके रहेगा। और ये इसको पहुंचाने में जो भी काम करना हो, मैं कहूँगा सब स्वयं सेवकों का और सब धर्म गुरुओं को, आचार्यों को, और जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, एनजीओस है, इन सबको भी मैं आमंत्रण दूंगा, निमंत्रण देंगे हम कि आप हाथ बटाइए, इसमें जुड़ जाइए। हमारे वैज्ञानिकों के जो श्रम है, इसको सफल करने में, देश में घर घर में इसको पहुंचाने में आप सब कटिबद्ध होकर के काम करिएगा। ये हमारा धर्म है, ये हमारा स्वभाव में है। तो तरह तरह के फल, फूल, वृक्षारोपण करना, ये सब आवश्यक है। और लैबोरेटरी में जो आप लोगों ने सिद्ध किया है, सृष्टि की है, और समस्याओं का समाधान आपने निकाला है, इसको भी जन जन तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा हो। इसमें बाकी सभी जनता, आज जो भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं और दूर से देख रहे हैं, आगे देखने वाले हैं, उन सबको इसमें जुड़ना पड़ेगा। जुड़ करके हम 2 साल के अंदर इस देश में ऐसा एक क्रांति लाने का संकल्प लें। मैं कहूँगा अवश्य होगा। और जो इच्छा करी हो मन माई, प्रभु प्रताप दुर्लभ नाई। ऐसे इच्छा संकल्प हम करें, ईश्वर का पूर्ण उसमें आशीर्वाद रहेगा, अनुग्रह रहेगा, काम सफल होएगा। ऐसा कह करके फिर एक बार हमारे सभी वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूँ। इस बीच में मैं एक और बहुत स्वारस्यकर बात आपको मैं बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो हवन होते हैं, एक एक हवन में 108 तरह तरह की जड़ी बूटियों को डाल के हवन करते हैं। जब हवन करते हैं, नैनो पार्टिकल इससे पैदा होते हैं। हमने अभी, आप सबने पढ़ा होगा, एक अमेरिकन एनालिसिस आया है, वो बोल रहे हम चकित हो रहे हैं, इंडिया में कोरोना वायरस क्यों नीचे आ गया। समझ में नहीं आ रहा है किसी भी वैज्ञानिकों को।
सितंबर तक खूब ऊपर चढ़ता रहा। फिर सितंबर में ये तो इन लोगों ने सोचा इंडिया सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित हो जाएगी, नवंबर दिसंबर तक बहुत समस्या हो जाएगी। मगर सितंबर के बाद अक्टूबर में उसकी ग्राफ नीचे गिर गई। ये क्यों हुआ ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये नवरात्रि की समय है। नवरात्रि की समय में क्या होता है, देश भर में हवन होता है कि नहीं होता है ना। अष्टमी के दिन हर एक जगह हवन होते हैं। हमने यहाँ बेंगलुरु में इसी संकल्प के साथ अतिरुद्र महायज्ञ कराया था। और जब से ये कोरोना का ग्राफ गिरा है, वो बिल्कुल अतिरुद्र यज्ञ जब से शुरू हुआ, जब से खत्म हुआ, उसके साथ साथ ये ग्राफ देखिए बेंगलुरु का भी। ये एक वैज्ञानिक ने मैं हमारे पास कल आके ये हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं जैसे हल्दी, जैसे रसम। यहाँ दक्षिण भारत में नावेಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೂಪ್ ಅಂತ. One chef was there in America in a corona campus, and he was from Indian origin, South Indian. He made rasam there, and he gave to corona patients. They all started getting better much sooner, earlier than everybody. So they called it immunity soup. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾರು ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು, ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನ. ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು, ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮುಂದೋಗೋದಿಲ್ಲ. कोई भी मंगल कार्य हो ना, हल्दी के बगैर हम नहीं चलते आगे। तो ये हल्दी में ऐसा ऐसा गुण है, इसलिए मैंने आप लोगों से अनुरोध किया, आप आयुष डिपार्टमेंट को भी साथ में लेके काफी हर्ब्स वगैरह को भी एक उनमें भी जो त्रुटि है उसको दूर करें, उसमें गुणवत्ता है उसको दर्शाएं। इससे बहुत लाभ होगा दुनिया को भी और देश को भी। इतना करके आप सबको फिर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भारत।